जय माँ डोगरी। मैं अक्षर सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। कोरोना महामारी की दूसरी लहर अति भयंकर साबित हो रही है। देश की स्थिति हद से ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार युद्ध स्तर पर इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए कोशिश कर रही हैं। हमारा आज का ये इंटरव्यू हिंदुस्तान के विरुद्ध नहीं है। कोरोना महामारी एक चिंता का विषय है, इसलिए चर्चा करना ज़रूरी है। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सनीकांत चिब जी। आप J&K यूथ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं, ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया J&K यूटी के चेयरमैन हैं। सनीकांत चिब जी, रफ्तार जम्मू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपका और आपके चैनल का। जो इस मुश्किल घड़ी में जो आप लोगों का जो मैसेज है, जहाँ हम जैसे लोगों के जो मैसेज आप आम जनता तक पहुँचाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने की कोशिश करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। कोरोना महामारी आपको भी मालूम है क्या है। पूरे हिंदुस्तान में कोरोना महामारी के टेस्टिंग की जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से टेस्टिंग हो रही है, कोरोना टेस्टिंग की नीति में बदलाव करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, जैसे कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर और अपने जम्मू एंड कश्मीर के बाहर अपनी पूरी ऑल ओवर इंडिया, वहाँ पे काफ़ी इस बीमारी का जो प्रकोप है वो काफ़ी मतलब कि डेंजर है। क्योंकि फर्स्ट स्टेज में देखा गया तो तब भी काफ़ी नुकसान था जो हमें पूरी इंडिया को झेलना पड़ा। और साथ ही साथ में जो अभी सेकंड स्टेज जो अभी पहले भी ख़त्म नहीं हुआ था, पहले भी बोला गया था WHO के तहत कि ये जो कोरोना वायरस है ये आगे भी रहेगा, पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा। तो इस चीज़ को लेके हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी सेंटर की गवर्नमेंट है, इसको ऑलरेडी अपना प्रिपेयर रहना चाहिए था कि अगर ये इन फ्यूचर दोबारा इस बीमारी का जो है हमें सामना करना पड़ेगा, तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को जहाँ अपनी मेडिकल जो हमारी टेस्टिंग जैसे पहले है, सबसे पहले तो टेस्टिंग से ही पता चलेगा कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। इस चीज़ को लेके इन्होंने टेस्टिंग को पहले भी जारी अपना रखना चाहिए था, क्योंकि बीच में इन्होंने इस चीज़ को बंद कर दिया, जिसकी वजह से हमारे कुछ जो अपना पॉजिटिव जो थे हमारे कुछ लोग जो है वो आम अपना पब्लिक में घूमते रहे, जिस वजह से उनका जो नुकसान है आज हमें भुगतना पड़ रहा है। ये टेस्टिंग हमारी पहले की तरह ही जारी रहनी चाहिए थी और टेस्टिंग को बढ़ाना भी चाहिए था कि क्योंकि हर एक अपने आपके ऑफिस में, हर एक डिपार्टमेंट में, रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में या हर जगह में मैं देखता हूँ कि लोग जो है कोई सिफारिश करके वहाँ से निकलता है, कोई किसी तरीके के पैसा दे के वहाँ से निकलता है, कोई रिपोर्ट अपनी नेगेटिव करवा के वहाँ से निकलता है। ये सरासर गलत है। ये इंसानियत को अपने साथ खेलने वाला ये पूरा ढोंग है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप सपोज करो पॉजिटिव हो तो वहां से आप किसी तरह कट मार के बाहर निकलते हो, समझो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को धोखा दे रहे हो। इस चीज़ के लिए मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस पूरी फील्ड में घूमते हो तो टेस्टिंग के लिए अगर गवर्नमेंट ने आपके आगे ये सब सुविधाएं रखी हैं तो उसका पूरा पालन कीजिए। सनी जी, आपको मालूम है कि जब कोरोना महामारी ने तो पूरी दुनिया में दस्तक दिया और कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन बना ली है, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है। हिंदुस्तान की 2 कंपनियां, फार्मा कंपनियां कोरोना वैक्सीन बना रही हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। इन केस अगर भारत सरकार और काफ़ी ज़्यादा मोटा पैसा कमा रही हैं, अगर देश हित के लिए कोई त्याग करना पड़े तो उससे बड़ी बात कोई नहीं होती। अगर भारत सरकार इन दोनों कंपनीज के आविष्कार के पूर्ण अधिकार को रद्द करके हिंदुस्तान की 3000 फार्मा कंपनी की 10,500 फैक्ट्रीज़ को परमिशन दे दे कि आप भी कोरोना वैक्सीन बनाएं, तो क्या लगता है कि वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि हमारे हिंदुस्तान ने इस जो बहुत बड़ी पूरी वर्ल्ड की जो जिसमें पूरे वर्ल्ड में ये अपना बीमारी जो फैली हुई है, तो हमारा हिंदुस्तान इसमें कामयाब हुआ है इस वैक्सीनेशन को बनाने के लिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर 2 कंपनियों को इन्होंने वैक्सीनेशन बनाने का जो है वो काम दिया गया है, उसके अलावा अगर ये जैसे हमारी 10,000 या अपनी 20,000 जितनी भी हमारी हिंदुस्तान की कंपनियां हैं, अगर ये उनको बनाने का काम करने का अगर ये उनको प्रपोजल देते हैं या उनको अपनी एग्रीमेंट देते हैं, जहाँ उनको बोलते हैं कि आप बनाइए, सैंक्शन करते हैं उनको बनाने के लिए, तो मैं कहता
चाहता हूं कि हमारे देश में वैक्सीनेशन कमी नहीं आएगी। जिस वजह से आज हमें बाहर से मंगवानी पड़ रही है वो हमारे हिंदुस्तान में ही आएगी और हिंदुस्तान से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत बहुत मतलब कि लोगों को ये चीज़ है कि वैक्सीनेशन की जो राहत है वो बड़ी अच्छी तरह हमारी हिंदुस्तान से ही मिल सकती है। आपने देखा होगा कुछ दिनों से न्यूज़ पे भी दिखा रहे हैं कि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मरीज का देहांत हो गया। शायद आपको भी मालूम होगा भारत सरकार के पास 1224 टैंकर्स हैं जो पूरे हिंदुस्तान में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। कैसे पूरे हिंदुस्तान में इस आपूर्ति को पूरा किया जाएगा? देखिए, पहले जो है कि बड़ा एक दुखद समाचार हमें आए दिन मिलते रहते हैं कि आज मतलब कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स में या जम्मू के हॉस्पिटल्स में या कहीं और रात का वाक़या जो बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की वजह से जो 4-5 जाने गई हैं और भी उसके पहले भी काफ़ी जाने गई हैं। आए दिन रोडों पे जो है पेशेंट ऑक्सीजन की वजह से मतलब कि बिलख रहे हैं, अपनी जान गंवाने के चक्करों में मतलब कि काफ़ी लाइनें कतारें में लगी हुई हैं। मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट से एक आपके चैनल के माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर हमारे जम्मू एंड कश्मीर या अदर्स हमारी इसमें इंडिया में अगर आम पब्लिक या कुछ ऑर्गेनाइजेशनें सिलेंडरों को फ्री बांटने का काम कर रही हैं, जहाँ लोगों की हेल्प कर रही हैं, मदद कर रही हैं, तो मैं उनसे ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर वो ऐसा करके लोगों की राहत पहुँचा रही है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन, क्या सेंटर की अपनी गवर्नमेंट इतनी अपनी सक्षम नहीं है, जहाँ मतलब कि इतनी पावरफुल नहीं है जिस वजह से ऑक्सीजन जो है वो अपना प्रोड्यूस कर सकें, जहां अपने ऑक्सीजन के जितने भी आपके डैम पर जहां आपके पास अपना स्टॉक पड़ा हुआ है वो दे सकें। अगर वो प्रोवाइड कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हो? मैं इनसे यही सवाल पूछूंगा, आप भी उस चीज़ को प्रोवाइड क्यों नहीं कर सकते हो? अगर वो आम जनता को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका खाली होता है फिर भरवा के लाते हैं, जहां से वो भरवा के लाते हैं, आप क्यों नहीं हॉस्पिटल्स में वो चीज़ प्रोड्यूस करते हो? क्यों वहां पर कमी आ रही है ऑक्सीजन को लेकर? अगर कमी आ रही है, विद इन डेज आप ऑक्सीजन का प्लांट खड़ा कर सकते हो। आपको पता है दिक्कतें आ रही हैं, उसको प्रिपेयर करना चाहिए। ये तो सरासर गलती हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट की है। आप देख रहे हैं कि लाखों के तादाद में रोज़ कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं। हमारे जम्मू की बात की जाए कि पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं, मेडिकल स्टाफ की कमी है, आईसीयू वेंटिलेटर की कमी है। हिंदुस्तान के पास तकरीबन 95,000 के करीब आईसीयू बेड है। किस तरह से इस कमी को पूरा किया जाएगा ताकि जो भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है उसकी जान बचाई जा सके? मैंने आपको पहले भी या भी आप थोड़ी देर पहले ये बात बोली कि जब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जब इस महामारी का जो प्रकोप है वो पूरा पड़ा हुआ है और पिछले साल हम इस बीमारी को लेके काफ़ी स्ट्रगल करके थोड़ी सी लास्ट ईयर में एंडिंग मतलब कि जो है 2020 में जाके थोड़ा सा राहत मिला था। फिर भी WHO ने इनको इन्फॉर्मेशन दी थी कि अभी इसको ख़त्म नहीं हुआ है, ये आगे इसका जो स्टेज है नेक्स्ट वो आ सकता है, ये बढ़ सकती है। और तो उस टाइम हमारी सेंटर की गवर्नमेंट ने दिमाग में डालना चाहिए था कि मैं ये जो इलेक्शनें हैं या हमारे मेले हैं या हमारे IPL जो करवा रहे हैं, इनको छोड़ के सबसे पहले हमारे जो मेडिकल सिचुएशंस है जिसकी वजह से हमें पहले भी जूझ चुके हैं और आज भी इसको बहुत मुश्किल में फेस कर रहे हैं, इसको उन्होंने सही करना चाहिए था। इसके लिए उन्होंने अच्छा कदम उठाना चाहिए था। वेंटिलेटर्स को लेके, बेडिंग को लेके, ऑक्सीजन प्लांट को लेके, डॉक्टर की जो कमियां हैं उनको लेके, एडमिनिस्ट्रेशन का जो जितना भी अपना मेडिकल स्टाफ है उसको लेके, मतलब अपनी हॉस्पिटल के बिल्डिंग्स को लेके, नए नए सेंटर खोलने के लिए उसको लेके, कोविड के सेंटर खोलने के लिए, लेकिन इन्होंने वो चीज़ सोची नहीं। इन्होंने अपनी इलेक्शन के लिए, अपनी वोटिंग के लिए या अपने पैसे ऐंठने के लिए IPL अपना वो स्टार्ट करवा दिए। एक साल पहले कुंभ का मेला जो है वो अपना करवा दिया। मैं ये चाहता हूँ कि बहुत दुख होता है ऐसी सरकार का कि जो इंसानों के हित के लिए ना हो, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सोचे या अपने ही नुकसान के लिए सोचे कि मेरा कब नुकसान होगा, मेरा कब फ़ायदा होगा। अगर यही दुनिया, यही पब्लिक के बारे में अगर आप अच्छा सोचते हो तो इनके लिए आपने सेफ्टी और आपकी जो पूरी की पूरी जो अपनी इन फ्यूचर की जो अपनी सिक्योरिटी थी वो करनी चाहिए थी। जिस वजह से आज जो हमारे साथ हमारे जम्मू एंड कश्मीर या हमारे इंडिया में ये जो हो रहा है, जो मौत का तांडव हो रहा है, ये ना होता। सनी जी, आपने देखा होगा कि कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी निगरानी बनाए हुए है। जो कोरोना वैक्सीन बना रही हैं कंपनी, उनका एक अलग ही तरीका है। जो राज्य सरकार है उनको 400 रुपये की दी जा रही है और केंद्र सरकार को 150 रुपये की वैक्सीन दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया
कि एक समान मूल्य पर राज्य और केंद्र सरकार को दवाई दी जाए। और साथ ही साथ एक सवाल और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी धार्मिक संस्थान हैं वो कोविड केयर सेंटर के रूप में बदल दिए जाएं। क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, अगर उन्होंने कोरोना वायरस, इस टाइम कोरोना वायरस में आपको पता इसका एक तो वैक्सीन जो निकाली है, दूसरा जो लोगों का ट्रीटमेंट है वो कर रहे हैं। अगर दो तरह के मतलब दोहरा मापदंड क्यों, राज्य सरकार को रेट अलग, केंद्र सरकार को रेट अलग? मैं वही चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ पूरा मैं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर सपोज करो इस टाइम हर एक आदमी जो है इस परेशानी से जूझ रहा है, अगर इस टाइम इनको लगता है कि हमारी राज्य की सरकार अलग रेट निकालेगी, हमारी सेंटर के अलग निकालेगी, J&K यूटी के अलग निकालेगी, फिर ये तो सरासर लगता है कि ये धंधा चल रहा है, ना कि लोगों की इनको चिंता है। अगर लोगों की चिंता होती, ये तो पहली बात है फ्री बांटने वाली बात होनी चाहिए थी। पहली बात मैं ये बोलता हूँ, अगर इनको फ्री नहीं बांटनी है, कुछ रेट ऐसा रखते जो हर एक आदमी छोटा गरीब से लेके अमीर तक जो है वो पैरेलल इसका रेट जो है वो पूरा कर पाता। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, अगर इन्होंने गरीब को, मुझे बताइए, जब कुछ देना नहीं है, कुछ उसको उन्होंने बनाना नहीं है, तो लेकिन उसके लिए वो भी तो हमारे एक हिंदुस्तान का हिस्सा है, वो भी तो आम जनता है, वो भी तो पॉजिटिव हो सकता है, वो भी तो नेगेटिव हो सकता है। तो उसके साथ भी ऐसा उसको रेट दो कि वो भी लेने में मतलब कि सक्षम रहे, वो भी लेने में मतलब कि आगे बढ़कर आए और अपनी वैक्सीनेशन का पूरा इस्तेमाल करे। और साथ में मैं ये चाहता हूं कि जो इन्होंने अभी धार्मिक जो हमारे स्थान हैं उनको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कोविड में, उसमें अपना हॉस्पिटल्स में, तो इनका पहले दिमाग कहाँ गया था? इलेक्शनों में घुसा था या कहीं और चीज़ों में घुसा था कि जो चीज़ इनको अभी याद आ रही है? यही चीज़ मैं आपको बोलता, पहले अगर इन चीज़ सोची होती तो आज इनको इस बड़े खड्डे में ना गिरना पड़ता, आज इनको लोगों के जूते नहीं बचते। लेकिन इन्होंने अभी आके इनको धार्मिक स्थान की याद आ रही है कि हम धार्मिक स्थान में अब इनको हॉस्पिटल में कन्वर्ट करेंगे। इसी के साथ एक और मिलता हुआ सवाल, भारत सरकार द्वारा आयुष्मान गोल्डन कार्ड लोगों के बनाए गए, किन लोगों के बन चुके हैं, कईयों के बन रहे हैं। 5 लाख तक की मतलब आप हेल्थ के लिए कहीं भी वो उस कार्ड को हॉस्पिटल में चला सकते हैं, कोई भी आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन देखने में आया है और सुनने में भी आया है कि जब मरीज़ अपना आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल में लेके जाता है, कई बार उसको दरकिनार कर दिया जाता है या इस इग्नोरेंस की वजह से पेशेंट ने अपनी जान भी गंवा दी। सर, इस इग्नोरेंस को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? देखिए, इसके लिए मैं पहले भी बोला हूँ, बेसिकली हमने खुद कई 100 आयुष्मान कार्ड जो है हमने बनाया। मैंने आज भी अपने ऑफिस के बाहर अपना आयुष्मान कार्ड का बोर्ड लगाया हुआ है, वहाँ पे लड़का बिठाया हुआ है, वो काम करता हूँ। मैं गांव-गांव जाके वहाँ पे मैंने काम किया है और कार्ड बनाए हैं। आज ही मेरे पास कार्ड पड़े हुए हैं लोगों के। लेकिन फिर उसके बाद मैं जीएमसी की जो मैम है हमारी सुदन मैम, उनके पास मैं गया था, जो प्रिंसिपल है वहाँ पे, उनके साथ मैंने ये सवाल किया था कि मैम, अगर आप लोगों को आयुष्मान कार्ड वाले लोग आते हैं तो आप किस तरीके से उनको ट्रीट करते हैं? लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि आज की डेट में हमारे पास 15 केस आए थे, 15 के 15 आयुष्मान कार्ड वाले केस थे, हमने उन्हीं का ऑपरेशन किया। यानी कि वहाँ पर कुछ काम होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आयुष्मान कार्ड बना दिया तो वहाँ पे काम नहीं करते, लेकिन कुछ इसके प्रॉब्लम आई थी, पहले कुछ प्रॉब्लम आई थी। बेसिकली पहले कुछ कार्ड बनाने का कुछ प्रक्रिया गलत थी कि कुछ फॉर्म भरा गया, कुछ ऑनलाइन नहीं था, बायोमेट्रिक नहीं था, कुछ इस तरीके से कुछ सिस्टम खराब हुआ था। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो इस हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो स्कीम है, अगर वो किसी स्टेट में या यूटी में अगर वो प्रोवाइड करवाते हैं, तो अगर कोई भी छोटे तबके का मुलाजिम उसको फॉलो नहीं करता, मैं तो कहता हूँ उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर कोई सेंटर से किसी गरीब आदमी के लिए स्कीम आती है तो आप उसको फॉलो क्यों नहीं करते हो? अगर उसको फॉलो नहीं करना, वो सीधा लिख के दे दे कि इस आयुष्मान कार्ड का मैं काम नहीं करूंगा, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे या हमारी सरकार करेगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि उस मुलाजिम को, उन लोगों को समझना चाहिए जो इस चीज़ को धिक्कारे, और गरीब आदमी को जो है वो धिक्कारते हैं, जहां उनको वो मतलब कि अनदेखा करते हैं, ऐसा ना करें। इस वजह से कि जो हमारी पब्लिक है वो भड़के या उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करें। सर, एक तबका जम्मू कश्मीर में ऐसा है जो पिछले 26 सालों से जद्दोजहद कर रहा है। शायद आपको मालूम होगा, हम बात कर रहे हैं डेली वेजर्स की। 28 डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर पिछले 26 सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं कि उन्हें रेगुलाइज किया जाए, लेकिन उन्हें सरकारें आई, सरकारें गई, सब ने उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाया, लेकिन किसी ने उनको अभी तक पक्का नहीं किया है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये काफ़ी बहुत अच्छा और बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी का। पहले तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी, रियासत थी, अब वो यूटी में कन्वर्ट किया, प्रमोशन की बजाय डिमोशन दी है। लेकिन जब ये चीज़ें हुई तो काफ़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जहाँ जितने भी लीडर्स हैं, उन्होंने उनके बीच जाके अपनी रोटियां भी सेकी।
आपने उनको आश्वासन भी दिए, आपने उनको वोट मतलब लेने के लिए उनके साथ ऐसा कुछ कमिटमेंट कर दी जिस वजह से उन्होंने वोट भी दिए। फिर सरकारें भी बनी, जब सरकारें बनी तो उन्होंने अपना चेहरा जो सीधा था वो उल्टा कर दिया। अब जब वो बेचारे बैठे हैं तो उन पे इल्ज़ाम आता है कि आपको पहली सरकार ने लगाया। अगर आपकी सरकार यहाँ पे है तो आप ही अच्छा काम कर दो उन लोगों के लिए, आप पहली सरकार पे क्यों दोष देते हो? अगर आपने अच्छा काम करना है, जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट करनी है, खुशहाली लानी है, जम्मू एंड कश्मीर को आपने बहुत आगे पहुंचाना है, एक हिंदुस्तान का हिस्सा था और अब भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि नहीं, 35 और 370 तोड़ने के बाद हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है हिंदुस्तान का हिस्सा है, वो लोग समझते हैं। लेकिन हम लोग पहले से ही हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी ही रहेंगे। लेकिन जो ये उनकी नाम की रोटियां सेकते हैं, प्लीज़ मत सेकें। अगर आपको दर्द है हमारे डेली वेजर्स का, जैसे काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे डेली वेजर्स जिनकी वजह से लोग आज 100 रुपए के लिए मतलब कि तरसते हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपना घर पालने के लिए, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। कईयों ने तो सुसाइड कर लिए हैं। लेकिन वो सारा का सारा फील्ड वाला तबका है। ऑफिसर तो कुर्सी में बैठते हैं एसी के नीचे, लेकिन जो रोडों पे अपना पानी के वाला, जो अपना बिजली वाला, जो अपना PWD वाला, रोड वाला, जितने भी हैं वो बेचारे फील्ड पे वही इस टाइम खड़े हैं। वही मैं उनको बोलूँगा, मैं तो उनको सल्यूट करूँगा कि आप ही हमारे वॉरियर्स हो। बेसिकली जो ऑफिसर है वो तो कुर्सी में बैठेंगे, काम करने वाले तो वो छोटे तबके वाले लोग हैं। तारों पे वो मरते हैं, रोडों पे वो मरते हैं, सुसाइड वो करते हैं। लेकिन सरकार क्यों नहीं उनकी सुनती? लेकिन सिर्फ एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम देते हैं कि आपकी सरकार नहीं थी, उसकी सरकार नहीं है। लेकिन अगर आपको दर्द है वाकया हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का, हमारे गरीब जनता का, तो उनका हल कीजिए। आप उनका पूरा का पूरा हल कीजिए कि आए दिन हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट क्यों करते हैं। प्रोटेस्ट करने का किसी को शौक नहीं है, सिर्फ अपने हक हकूक के लिए लोग प्रोटेस्ट करते हैं। और ये बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर 35 से और 370 तोड़ने के बाद दंगल बना चुके हैं प्रोटेस्ट का। ये पूरी की पूरी लेबोरेटरी बन चुकी है हमारी कि आए दिन कोई भी सरकार आती है, कोई भी बंदा आता है, उसको टेस्टिंग करता है। ये सरासर गलत है। ये सरकार को सोचना चाहिए चीज़ को लेकर। किसान परेशान, भ्रष्टाचार दिन दिन अपना आकार बढ़ा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। किस ओर जा रहा है सर ये देश? देखिए, किसान का मुद्दा तो पिछले कई महीनों में काफ़ी नेशनल लेवल तक जो है ये मशहूर हुआ है कि बेसिकली प्रधानमंत्री जी के आगे उन्होंने काफ़ी गिड़गिड़ाया, केंद्र की सरकार के आगे काफ़ी गिड़गिड़ाया कि जो हमारे किसान का छोटा सा आपने एक जो अपना एक्ट जो पास किया था, ठीक है, तो उसके लिए आप प्लीज़ उसको वापस लीजिए, हमारा जो हक है हमें दीजिए। साथ ही साथ में अभी कुछ दिन पहले बेसिकली सुचेतगढ़ जो बॉर्डर है, हमारा अरनिया बॉर्डर है, वहाँ पे कई 100 कनाल जो है गेहूं वो जल के राख हो गई है, जिसकी वजह से किसान रोया है। वहाँ पे ज़मीन जो है वो किसान का गहना होती है, वो उसका उनके बच्चों का फ्यूचर है कि वही अपनी खेती से कोई भी चीज़, अपना गेहूं है, धान है, वो उगा के उसको बेच के अपने बच्चों की पढ़ाई का पैसा, घर का, अपना इलाज का, बीमारी का, वो सारा वहीं से करते हैं। लेकिन सरकार जब से वहाँ पे जाती है, सिर्फ वहाँ पे जाके उनको आश्वासन दे के आती है कि आपको बस आज सैंक्शन हो जाएगा, यहाँ से बिल, आपका मुआवजा, या आपकी जो ज़मीनें हैं जो ख़राब हुई है फसलों से, फेंसिंग से, बॉर्डर एरिया वाली। लेकिन वो सरासर बिल्कुल मजाक बना के रखा है बॉर्डर के एरिया को। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से बोलना चाहता हूं कि मैं एक मुहिम शुरू करने वाला हूं, सिर्फ बॉर्डर एरिया के जितने भी किसान हैं, जहां हमारे नौजवान हैं, उनके हक के लिए, उनके हकूक के लिए कि उनको स्पेशल कैटेगरी दी जाए, उनका जो मुआवजा है, जो उनको हक है, वो उनको मिलेगा। और उसके लिए मैं ऐसी ड्राइव शुरू करूंगा कि जितना किसान हो सकता है पूरा का पूरा जमा करके सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट ड्यूटी की तो छोड़ दो, ये अपने जम्मू एंड कश्मीर वाले सुनने वाली है नहीं, क्योंकि काफ़ी दिनों से BSF CSF के लड़के जो हैं पिछले 88 डेज वहाँ पे प्रोटेस्ट करके गए हैं, इनको वहाँ से मार ही पड़ी है, या वहाँ से उनको एक अपना क्लीन चिट ही मिली है कि यहाँ से निकल जाओ। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना होने देंगे, हम सेंटर में जाके इनकी गुहार लगाएंगे कि आप प्लीज़ इनके हक के लिए सोचिए, जितना इनको मुआवजा आता है इस चीज़ को लेके वो दीजिए। और बॉर्डर के एरिया मैक्सिमम सफ़र करते हैं चीज़ को लेके, ना वहाँ पे काम है, ना काज है, ना कुछ नहीं है, ना पढ़ाई है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है वहाँ पे। और बॉर्डर एरिया को ही हम अपना वहाँ पे प्रेफरेंस देंगे कि नहीं, इनको पहले लो, इनकी ज़मीनों का, लड़कों का, या जो ज़मीन अपनी माइंस के नीचे आई है, तारों के नीचे आई है, जहाँ इनके जो अपने खराबे जो होते हैं, जो इनको मुआवजे आते हैं, वो इनको प्रॉपर मिलने चाहिए। ये सारा का सारा हम पूरा सेंटर से इनकी डिमांड करेंगे। सनी जी, बात करेंगे बच्चों की। बच्चे पढ़ाई को लेकर हद से ज़्यादा परेशान हैं। लास्ट ईयर आपने देखा होगा 4G सर्विस बंद होने की वजह से बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पाए। कोरोना महामारी की वजह से हालात ऐसे बन चुके हैं कि कई लोगों के काम धंधे बिल्कुल ठप हो चुके हैं, कईयों की नौकरी चली गई,
मतलब इस हद तक पहुंच चुके हैं कि वो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मोबाइल रिचार्ज करवाना भी मुमकिन नहीं रह गया है। किस तरह बच्चे सर्वाइव कर पाएंगे? 4G जब बंद था 370 तोड़ने के बाद, हमने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, प्रेस क्लब में जाके, रोडों पे जाके, मोहल्ले मोहल्ले में जाके 4G रिस्टोर करो, 4G रिस्टोर करो, क्योंकि उन दिनों में काफ़ी दिक्कत आई है, बच्चों को आई है। और उसके बाद आपका जो आपने बोला कि फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद जो है लोगों के काम काज चले गए, फिर उसमें उनकी कईयों की तो प्राइवेट, अभी तक जो कुछ लोग हैं घर बैठ के काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो आपके दिहाड़ी वाले थे वो भी घर बैठे रहे, अपने दुकानदार थे, ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे, वो सारे के सारे, उनको 8 महीने 10 महीने जो झटका लगा है वो मेरे को लगता नहीं है कि अभी तक वो सीधे हुए होंगे, और 2 साल वो सीधे होंगे नहीं। अब फिर से जो नई बीमारी जो अभी सेकंड स्टेज आके फिर से इनको दोबारा झटका लग रहा है कि अगले कई सालों तक ये सीधे होंगे ही नहीं। तो ये चीज़ है कि अगर और इसके साथ साथ महंगाई कम नहीं हुई है, महंगाई बढ़ी है। हर चीज़ को लेके महंगाई बढ़ी है। अगर आपकी इनकम 10 रुपये है तो खर्चा आपका 100 रुपया है, तो 90 रुपये आप कहाँ से लाओगे? इस चीज़ को लेके हमारी जो बहुत अच्छी सरकार मैं मानता हूँ, जिन्होंने हमारे लिए बड़ा अच्छा सोचा। आज हमारी एक एक आदमी जो रो रहा है बैठ के इस सरकार की वजह से, उनको मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या दिया उन लोगों को कि जिसकी वजह से वो आज आराम से राहत से अपने घर बैठ के खाना खा सकें, कि बाहर किसी का झोलियाँ ना आने कि मुझे भी अपना खाना दो, राशन दो या काम काज दो। मुझे एक चीज़ बताइए, अगर सही किया होता सरकार ने तो आज लोगों को रोनों पे ना आना होता, आज लोगों को रोना ना पड़ता, आज लोगों को लाशें वहाँ पे हमें देखनी नहीं पड़ती। तो सरकार ने अच्छा किया क्या? जब किया होता तो हमें दिखता कि किया है, जब किया है नहीं तो हम क्या बोलूँ। लेकिन जो लोग हैं वो जो समझ आएंगे इस चीज़ को लेके, तभी उनको पता चलेगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है और हुआ क्या था और आगे हम क्या चाहते हैं। तो मैं, अगर सरकार चाहती है कि नहीं हमें अपनी देश की जनता को बचाना है, देश की जनता को आबाद कर रहे हैं, या हमारे जम्मू एंड कश्मीर की जनता को आबाद करना, हमारी यहाँ की मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन या यहाँ की सरकार, तो मैं चाहता हूँ कि इस सरकार को देखना चाहिए कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की जो बेसिक्स नीड है, जो अपने छोटे तबके के लोग हैं, ग्राउंड लेवल के लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम समझो, उनकी प्रॉब्लम हल करो, ना कि उनके पास जाके अपने वोट लेने का जरिया बनाओ उनको, कि उस टाइम उसको आश्वासन दे दो, उस टाइम उसको मंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा दो, फिर उसके बाद उसको जूते मारो। क्योंकि इलेक्शन के टाइम मैक्सिमम लीडर्स लोग एक गरीब के घर भी जाएंगे माजी माजी बोल के, लेकिन जब वो जीतते हैं उस माजी को छोड़ो, वहाँ के मोहल्ले का नहीं पता होता कि इस मोहल्ले में रहता कौन है। ये कहाँ के लीडर्स हैं, ये कहाँ के लोग हैं, ये कहाँ की जनता के सेवक हैं? ये तो बख्शक हैं, ये कोई रक्षक नहीं है। ये मैं चाहता हूँ इनकी सेवा करो, इनकी गरीब की अपनी बेसिक्स नीड समझो, जो आज रो रहे हैं, जो बिलख रहे हैं, आज उनकी बेसिक्स नीड समझें। तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के और हमारे जो भी गवर्नमेंट जो हमारी सेंटर की है या यहाँ की है, प्लीज़ अगर आपको दर्द है वाकया में हमारे जम्मू एंड कश्मीर के या और भी इंसानियत की, तो प्लीज़ आप उनकी दिल की गहराइयों को समझ के उनकी हेल्प करिए, उनका जितना हो सके उनकी हेल्प करके अपना योगदान दीजिए। सनी जी, हमारा जम्मू स्मार्ट सिटी बन रहा है, वर्टिकल गार्डन्स बन रहे हैं, वॉल पेंटिंग्स की जा रही हैं। वैसे आपको भी पता होगा कि स्वच्छता की रैंकिंग में हमारा जम्मू 224वें नंबर पर है। हाल ही में आपने देखा होगा कि स्मार्ट सिटी साइन बोर्ड्स लग रहे हैं, जिसमें इंग्लिश लिखी जा रही है, खंड मिठे लोग डोगरे, वो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है। हम लोग कहते हैं हम डोगरे हैं, डोगरी हमारी माँ है, हिंदी हमारी दादी है। इन बोर्ड्स के ऊपर ना हमारी माँ दिख रही है, ना हमारी दादी दिख रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर एक अपने अपने इलाके की अपनी अपनी शान होती है, उसका एक एक अपना अपना चिन्ह होता है। जैसे कि मैं डोगरी के 2 गल्लां करांगा, थोड़े करना है कि डोगरी साड़ी डोगरे शान है, बिल्कुल डोगरे जड़े ने ये शेर ने इत्थों दे। एक चीज़ मैं तो आखना, ये गल मैं एक और मतलब कि समझ लो कि बीजेपी के लीडर की पुछी ही, मैं उन्हें आख्या कि तुसें जेह्ड़ा एह् बोर्ड लगे दा ओह्दे उप्पर लिखे दा अंग्रेजी च खंड मिट्ठे लोग डोगरे, ते मिगी ओह् आखदे तुसें तां पढ़ी लिया कि अंग्रेजी लिखोए दा हा, अगर डोगरी च लिखोए दा होंदा तुस भी नहीं पढ़ी सकदे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ,
कई साढ़े कल्चर ने, पहाड़ी कल्चर है, पुंछी कल्चर है, डोगरा कल्चर है, कश्मीरी कल्चर है, अपना पुंछिया कल्चर है, बड़े कल्चर ने, मतलब कि एक गुलदस्ता है साढ़ा जम्मू एंड कश्मीर। बहुत अच्छा एक मैं मन्ना एक बोलते ना स्वर्ग है साढ़ा जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन उहदे विच सानू लोकें दी एह नाकामयाबी है कि असें अपने बच्चें दी, छोटे छोटे बच्चें दी डोगरी दा कोई भी अस उसी पढ़ा जेह्ड़ा नेईं पढ़ांदे। छोटे बच्चे दी उसी बोलने बेटा बोलो हाउ आर यू फाइन, मतलब कि एक अंग्रेज सिस्टम तुस देआ दे उसी। लेकिन अपनी जेह्ड़ी मातर भाशा है, जे तुहाड़ी अपनी डोगरी दा जेह्ड़ा कल्चर है तुस उसे नहीं सिखा दे, ये बहुत गलत है। हमेशा तो मैं चाहना उन्हें तुस इंग्लिश भी सिखाओ, उर्दू भी सिखाओ, हिंदी भी सिखाओ, फारसी भी सिखाओ, लेकिन अपनी मातर भाशा जेह्ड़ी ओह् नहीं भुल्लनी चाहिदी। बेसिकली महाराजा हरि सिंह होरें साढ़े जम्मू एंड कश्मीर दी बनाने वाली एक महान शख्सियत जेह्ड़े हैं ना, ओह् उंदी एक इज्जत करो। क्योंकि काफ़ी दिन च दिक्खा ना कि उंदे भी काफ़ी जेह्ड़ा साढ़े जम्मू एंड कश्मीर दे विच लीडरें दे अपने दफ्तरें दे अंदर लगे दे फोटो, लेकिन उंदी छुट्टी वास्ते सानूं रोना पवा दा महाराजा हरि सिंह दी छुट्टी वास्ते, ओह् तुस देन नहीं होआ दा। दूआ नंबर एक चीज़ बोला दा मैं तुसेंगी कि जेह्ड़े साढ़े स्मार्ट सिटी जेह्ड़े आखदे बना दे बोर्ड, उ'नें ऐसे ऐसे ला दे ने, कुछ मैं खुद दिक्खे ने कि जाना अगर पठानकोट होऐ बोर्ड उ'नें नरवाल चौक दे खलकी साइड ला दे कि दस्सो उत्थूं केह्ड़ा पठानकोट दा रस्ता है, जाना तुस इद्धर होऐ ते लिखे दा तुसें बोर्ड उद्धरा दा। एह् बी चीज़ नोटिस करनी चाहिदी है। और बोर्ड लाने कन्नै जां तुंदे पेंटिंग करने कन्नै साढ़ी जम्मू एंड कश्मीर स्मार्ट सिटी नहीं बन सकती। साढ़ी जम्मू एंड कश्मीर स्मार्ट सिटी बन सकती है लोकें दियां पूरियां जिन्नियां भी उंदियां अपनी फैसिलिटियां न, जां जिन्नी उंदी डिमांड्स है, जां जिन्नी भी उंदी लोकैलिटी है, उन्हें सैटअप करिए स्मार्ट सिटी बनाओ। रश वैसा ही है, जाम वैसे ही न, रोड वैसे ही न, पार्किंग वो नहीं है, सिस्टम तुंदा पूरा सैट नहीं है। तो किस तरीके की स्मार्ट सिटी बना दो, डैंपिंग सिस्टम तुहाडे कोल नहीं है। हाँ JMC हूँ एक थोड़ा मैं डोगरी च बोलना चाहना थोड़े चैनल के माध्यम से कि इस टाइम अगर करोना वायरस चला दा है, साड़ी JMC कुद्धर सुत्ती दी है जेह्ड़ी सैनिटाइज करने वास्ते। अगर कुछ अस फोन करना है कि सर सैनिटाइज करवाना है, अच्छा आप कंसर्न अपने बंदे से फ़ोन कीजिए, उसी फ़ोन करो ना फ़ोन चुकना। देखो इस टाइम जरूरत है सैनिटाइजेशन दी, इस टाइम जरूरत है फॉगिंग दी, लेकिन कुछ नहीं दिखा था। बस कोई मेन इलाके दिखा दे जुद्ध जुद्ध होने दी अपनी फुटेज बनानी है, उधर वो सैनिटाइज करा दे। लेकिन मैं चाहना अगर तुंदे कोल सैनिटाइज भी खत्म हो गया बेचने वास्ते या दुकानें पर, लेकिन लोकें दे घरें करो, लोकें दे म्हल्ले च करो, लोकें दे एरिया च करो, जोदे कन्नै अगर ये कोरोना वायरस का कुछ भी अपना वायरस फैले दा थोड़ा घटा है, थोड़ा उन्हें दी राहत मिला उस चीज़ कन्नै। ये चीज़ कुछ नहीं दिखा दी मिली। स्मार्ट सिटी किस चीज़ की कर बना दे, स्मार्ट सिटी होंदी पहला अंदरूनी ठीक होए, बाहरों तुस कपड़े पाई अच्छे बनी गए, अंदर तुंदे गंद है, तुस केह्ड़ा स्मार्ट सिटी दियो। ये चीज़ है, इन्हें दी सोचना चाहिए। स्मार्ट सिटी बोर्ड लाने करना है, पेंटिंग करने करना है, जां एक दो चीज़ बनाने करना। स्मार्ट सिटी नहीं बनी, स्मार्ट सिटी बनी पूरे एरिए दी ठीक करो, अपना पूरा सिस्टम अच्छा करो, उहदे कन्नै स्मार्ट सिटी तुंदी अगे शोभा दिंदी है। सर जी रफ्तार, आखिर में रफ्तार जम्मू के माध्यम से आप हिंदुस्तान की जनता को कोई मैसेज देना चाहते हैं, चाहे कोरोना वायरस से रिलेटेड या और कोई? मैं थोड़े चैनल के माध्यम से मतलब कि एक हिंदुस्तान का तो चलो सुनेंगे ना सुनेंगे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का वासी होने के नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा कि कुछ लोग जो हैं इस टाइम सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस एक मजाक है। तो वो उनको जो मजाक है वो लग रहा है बेसिकली उन लोगों को उठा के मैं उन हॉस्पिटल्स में लेके, जहाँ उन लोगों के घरों में लेके, जहाँ शमशान घाट में लेके उनकी मैं कहता हूँ आंखें उधर खुलवा के दिखाऊंगा कि देखो ये कोरोना वायरस का सच है। तो प्लीज़ इसे मजाक मत बनाएं। अगर आप लोगों ने काम नहीं करना तो किसी के काम में अड़चन मत डालें। अगर आपको कुछ और भी टिप्पणियां गलत करनी है तो अपने घर में बैठ के अपने ऊपर कीजिए, ना कि लोगों के ऊपर कीजिए। और साथ ही साथ में इस टाइम प्लीज़ पॉलिटिकल छोड़ के, इस टाइम कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ को छोड़ के उसके ऊपर बहस ना करते हुए देश के हित में उसकी सेवा करने के लिए, जहाँ जम्मू एंड कश्मीर की जितनी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है और जितने भी लोग हैं वो मिलजुल के अपने देश को, अपनी स्टेट को, अपने घर को, अपने एरिया को बचाने के लिए, सेफ करने में जो है अपना योगदान दें, ना कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करें। और लोगों से ये अपील है कि प्लीज़ जितना सेफ हो सके अपने आप को सेफ करें, जितनी आपको सेफ्टी की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अपने पास रखें, और मैक्सिमम अगर लॉकडाउन है या SOPs है उसको पूरा उसका पालन करें, जिसकी वजह से आपका परिवार, हमारा जम्मू एंड कश्मीर और हमारा हिंदुस्तान पूरा, हमारा देश जो है वो सेफ हो सके, फिर से हरा भरा हो सके। जय हिंद, जय भारत। सन्नीकांत चिब जी, हाँ, रफ्तार जम्मू से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। ये थे सन्नीकांत चिब जी। काफ़ी सारे हमने इनसे सवाल पूछे,
बड़े ही इन्होंने रोष भी प्रकट किया और बड़े बेबाक तरीके से हर एक सवाल का जवाब दिया। और आखिर में हम भी हिंदुस्तान और ख़ासकर जम्मू कश्मीर की जनता से कहना चाहते हैं, प्रशासन द्वारा जारी की गई एसओपी का पालन करें, नहीं तो मुश्किल आ जाएगी। लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन आपने अपना आप खुद बचाना है। आगे भी आपको इस तरह की स्टोरीज दिखाते रहेंगे। देखते रहिए रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।